स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट अपना जो सब्जेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और सिंपली वी कैन से यूईपी। तो जब भी बात होती है यूईपी की तो आप सभी जानते हो हम बात कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान जेई देते हो या एसएससी जेई देते हो या कोई भी प्रकार का जेईएन या एईएन का एग्जाम जब भी देते हो आप ऑल ओवर इंडिया, तो ये जो सब्जेक्ट है इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को। तो इसको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे विद दी हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, जिसके अंदर अपन कम समय में जो मेन जो इसके पॉइंट्स हैं और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं स्पेशली वो हम कवर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ दैट इज यूईपी। तो जब भी बात होती है यूईपी की यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो यूजुअली जब भी बात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूजुअली लास्ट सेम या फिर 7th या 8th सेम में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये सब्जेक्ट जब भी आप कोई प्रिपरेशन करते हो तो मोस्टली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। जैसे सपोज आप गेट का एग्जाम देते हो, इंजीनियरिंग सर्विस का देते हो, तो वहां पे ये सब्जेक्ट इतना नहीं पूछा जाता। लेकिन जब बात आती है जेई की तो इससे क्वेश्चन पूछना कंफर्म है। अगर मान लीजिए आप 100 मार्क्स के क्वेश्चन एसएससी जेई में, तो आप ये मान के चल सकते हो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से इससे किससे रहते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से। ऑल्दो इट इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी जो भी इसके यूनिट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपन चलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में जब हम बात कर रहे हैं तो यूटिलाइजेशन के अंदर सबसे मैं बात करूं, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, अपन ने मशीन पढ़ा, अपन ने पावर सिस्टम पढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, जिसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है कि हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। कहां पे? आपके होम अप्लायंसेस पे, डोमेस्टिक होम में, डोमेस्टिक और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लोड्स में, कि जो भी आप फैक्ट्रीज चला रहे हो, होम में यूज कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ये जो इसका जो एप्लीकेशन है वो अपन पढ़ते हैं यूटिलाइजेशन के अंदर। तो यूटिलाइजेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत चीजें यूटिलाइजेशन में आ सकती है। जैसे अगर आपके मैं घर की बात करूं तो घर के अंदर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो बल्ब है, जो सीएफएल है, जो ट्यूबलाइट है, जो फैन है, जो पानी की मोटर है, वो क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रही है इलेक्ट्रिकल पावर को। तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के कितने लोड्स हो सकते हैं, लाइट्स में क्या क्या इंटेंसिटी को अपन यूज करते हैं, तो इसकी स्टडी क्या कहलाती है? यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे मैंने बात करी होम में, तो आप इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं आपके एक वन ऑफ द एग्जांपल होता है इंडस्ट्रियल में इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज में अपन क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है वहां पे अपन यूज कर रहे हैं। तो वहां पे अपन को कौन सी ड्राइव्स यूज करनी चाहिए? तो इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, मेजरमेंट भी आ गया, पावर सिस्टम भी आ गया और मशीन भी आ गया। तो कहने का मतलब यह है इसमें सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट हमारे यूज में आते हैं इलेक्ट्रिक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज इल्यूमिनेशन। क्या पढ़ेंगे? इल्यूमिनेशन। तो आप इनको साथ साथ लिखते जाइएगा। अब बात आती है व्हाट इज इल्यूमिनेशन। जैसे कि इस रूम के अंदर जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक गुड अमाउंट ऑफ क्या है, लाइट मैंने दे रखी है, प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट कर रखा है। क्यों कर रखा है? ताकि आप लोगों को क्या हो, एक प्रॉपर लाइट में दिख सके कि क्या लिखा हुआ है। अगर सपोज मान लीजिए यहां पे इल्यूमिनेशन, सपोज मैंने जो बल्ब्स यूज कर रखे हैं, जो लाइट्स यूज कर रखी है, अगर मैं उसकी इंटेंसिटी को या तो मैं कम कर दूं या फिर उसके जो नंबर ऑफ लाइट्स है मैं उसको कम कर दूं, तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो फिर जो देखने में प्रॉब्लम है वो एक सिग्निफिकेंट हो। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया किसका? इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन का मतलब सीधा सा है कि कोई भी लोड में जब बात होती है लाइटनिंग की, कितनी लाइटनिंग की हमको रिक्वायरमेंट है, किसके हिसाब से? सपोज मैं बात मान लीजिए मेरी कोई इंडस्ट्री है, वहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ एक बल्ब लगा के रख रखा है मात्र 100 वाट का और बहुत बड़ा हॉल है, तो वहां पे लाइटनिंग कंडीशन खराब होगी। लाइटनिंग कंडीशन खराब होने की वजह से क्या हो सकता है, जो सरफेस एरिया है, जो भी वर्किंग सरफेस एरिया है, वहां पे लाइटनिंग अच्छी नहीं होगी। अब जब लाइटनिंग अच्छी नहीं होगी तो
सेफ्टी मेजर्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और जो इंजरी होने के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इल्यूमिनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हर लोड में, हर होम में आप एक अलग लेवल का इल्यूमिनेशन होता है। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो एक प्रकार का अलग होता है, वहाँ पे अंधेरा होता है और आपका मेन जो आपको दिखाया जाता है दैट इज स्क्रीन। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन वो चाहते हैं कि आप स्क्रीन पे रहो और बाकी को चीज़ों को डिम कर देते हैं। फिर मैं बात करूँ आपकी हेडलाइट्स पे, आजकल जैसे एलईडीज आ रही हैं, है ना, तो ये अलग अलग अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लाइट्स को, इल्यूमिनेशन के लेवल को। चलो तो अब बात करते हैं, पहला पॉइंट है हमारा कि जो हमारी आई है, जो हमारी आंख है, इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर द वेवलेंथ ऑफ, कि कितनी लाइट की वेवलेंथ के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो आपसे अब बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कितना है, 5500 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ की जो लाइट है उसके लिए जो हमारी आई है इज मोस्ट सेंसिटिव। बात समझ में आई? चलो ये पहला पॉइंट था। फिर बात करते हैं, अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसमें क्या होता है, आपसे कई बार या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, मोस्टली आपके जेई में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या फिर यूनिट्स पूछ ली जाती है, या फिर होता क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो चलो बात करते हैं, द फर्स्ट इज प्लेन एंगल। बात आती है प्लेन एंगल की। तो प्लेन एंगल क्या है, सपोज मैं कहूं कि मेरा ये एक लाइन है, ये एक सरफेस है और एक ही दूसरी सरफेस है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। तो सिंपली इसे मैं क्या नाम दूंगा, प्लेन एंगल। तो मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हमने नाम दिया प्लेन एंगल। मान लीजिए इसका जो आर्क है फॉर ए पर्टिकुलर, जैसा मान लीजिए ये इस तरह से हुआ, तो इसका कोई ना कोई आर्क होगा, और तो इस ये हो गया इसका आर्क, जितने आर्क पे इतना है कितना है उसके अकॉर्डिंग। और देन बात करें, ये इसका रेडियस है आर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो रेडियस है वो आर है। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, दैट इज आर्क अपॉन रेडियन। क्या बन के आएगा, जो आर्क है वो कितनी मीटर है, सपोज मैं बात करूं आर्क इज लाइक 5 मीटर और आपकी रेडियस है सपोज 10 मीटर, तो 5/10 किस में आ गया, मतलब हाफ रेडियन में, है ना। तो इसको एंगल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आया, दैट इज आर्क अपॉन रेडियन। तो प्लेन एंगल समझ में आया कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल प्लेन एंगल। चलो अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल से हमको एक चीज समझ में आ रही है कि सॉलिड है, यहां पे हम कोई प्लेन यूज नहीं करने वाले, वी आर यूजिंग सिंपली ये सॉलिड। सॉलिड का मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूं, तो मान लीजिए ये आपका मार्कर है, दैट इज एक सॉलिड है नो डाउट। तो ये मान लीजिए कोई क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। तो मान लीजिए सपोज ये मेरा कोई एक वर्किंग सरफेस है और उसको मैं देख रहा हूं एक तरीके से, मान लीजिए मैंने यहां से देखा, है ना, एक रे यहां से, एक रे यहां से, तो इसके बीच में जो एंगल सबटेंड होगा, किसके बीच में सबटेंड होगा, इस सरफेस के, मतलब यहां पे मैंने क्या यूज कर लिया है, एक पर्टिकुलर सरफेस को यूज कर लिया है, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। तो अब इधर देखो, तो पहली चीज तो ये समझ में आई, तो ये क्या है, इसका रेडियस आर है और ये जिस सरफेस का है ये उसका सिंपली एरिया है। अब इधर देखो, अब बात आती है इसको मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट्स क्या होगी, तो द मेजरिंग यूनिट फॉर द सॉलिड एंगल इज, एक नई टर्म हम नाम देते हैं, दैट इज स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। तो दिस इज ए क्वेश्चन कि सॉलिड एंगल को हम किसमें मेजर करते हैं, स्टेरेडियन। बात समझ में आई। चलो फिर बात आती है कि सॉलिड एंगल जो ओमेगा है मेरा, ये जो सॉलिड एंगल ओमेगा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला बनता है इस, अब देखो वहां पे आर्क थी, अब यहां पे आर्क नहीं है, कोई पर्टिकुलर सॉलिड है, कोई सरफेस है, तो सरफेस का एरिया, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहां पे टर्म क्या है, आर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर में यूनिट चल रही है। क्या कभी भी एंगल कोई यूनिट में होता है, मतलब ऐसे मीटर स्क्वायर 1/मीटर ऐसे में नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि नीचे जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो भी कोई मीटर स्क्वायर टर्म की होनी चाहिए। ऊपर देखो, इसकी यूनिट मीटर होती, इसकी यूनिट मीटर होती, तो दोनों की एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर में है, तो जो नीचे हम कंपोनेंट रेडियस से डिवाइड ना करके किससे करते हैं,
रेडियस स्क्वायर से करते हैं तो आर मतलब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाता है, तो मीटर की टर्म यूनिट में नहीं आती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है हमारा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। बात समझ में आई? चलो अब इधर देखिए, हम आगे बात करते हैं। बात हो रही है लार्जेस्ट सॉलिड एंगल। हम बात कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम सॉलिड एंगल, देखो आप ये यहां से भी मेजर कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, लेकिन बात कर रहे हैं लार्जेस्ट सॉलिड एंगल की। किसकी बात हो रही है, मतलब ये जो सॉलिड है इसका लार्जेस्ट एंगल जो क्या होगा, जो लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। अगर मान लीजिए आपको लार्जेस्ट सॉलिड एंगल देखना है तो वो क्या करेगा, उसके सेंटर पे सबटेंड करेगा। अब जैसे मान लीजिए सरफेस एरिया है, तो अब जैसे मान लीजिए अगर आपको लार्जेस्ट सरफेस एरिया इसका मतलब देखना है एंगल, तो आप क्या करोगे, सेंटर से लेके तो ही करोगे ना सरफेस पे स्फीयर पे। तो उसी तरह लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। बात समझ में आई? चलो अब देखिए ओमेगा का हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब एरिया क्या यूज होगा, यहां पे स्फीयर का एरिया यूज करना है। किसका? स्फीयर का। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है हमारा, सिंपली वी नो दैट 4 पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कौन सा यूज करेंगे, ये जो एंगल है ना सेंटर से लेके इस सॉलिड के बीच का जो रेडियस आर, जिसे हमने डिनोट किया तो आर, और मान लीजिए स्फीयर का जो रेडियस है वो है हमारा स्मॉल आर, तो क्या हो गया आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बात हो रही है मैक्सिमम सॉलिड एंगल की। किसकी बात हो रही है, या तो ओमेगा मैक्स लिख सकते हो, तो मेरे यहां पे जो लिखी गई है बात, द लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। इट मींस कि जो आपका आर है वो स्फीयर के जो रेडियस है उसके साथ एग्जैक्टली क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो ये आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला आंसर निकल के आएगा दैट इज 4 पाई। और 4 पाई कौन सा ओमेगा है, दिस इज द लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। और इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, क्या होगी, स्टेरेडियन, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बने, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई है, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ल्यूमेन की। बात हो रही है ल्यूमेन की, तो आपने ये टर्म ल्यूमेन सुना होगा। कहां सुनते हो आप, एक ट्यूबलाइट लेके आते हो, एक CFL लेके आते हो, तो उसके अंदर क्या होता है आप देखते हो कि इसकी ल्यूमेंस कैपेसिटी होती है। अब बात आती है व्हाट इज ल्यूमेन। तो इधर देखिए बात करें इल्यूमिनेशन के अंदर, तो इसको हम कहते हैं मैथमेटिकली कैंडल पावर ऑफ ए सोर्स, कि कोई भी जो सोर्स है उसके अंदर वो कितना इल्यूमिनेशन दे सकता है, कितनी लाइटनिंग दे सकता है इनटू दैट सॉलिड एंगल। मान लीजिए मेरा एक, मान लीजिए ये एक बल्ब है, सिंपली चलो ऐसे लेते हैं, ये मान लीजिए मेरा एक बल्ब है ना, क्या है मेरा एक LED बल्ब है। तो मैंने इसको लगाया, तो अब क्या करेगा, ल्यूमेन का मतलब क्या है कि कितनी लाइट ये दे सकता है, आपको फिजिकली इतना समझ में रखना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज कि भाई इसकी पावर कितनी है, कितनी रेटिंग का है, ये क्या वॉट का है, तो वो, और ये जो सॉलिड एंगल है वो कितना सबस्टेंड करता है। सपोज ये सॉलिड एंगल इतना सबस्टेंड करता होगा, मान लीजिए इतना, तो ये लाइट उसी एरिया में दे पाएगा। लेकिन अगर इसका सॉलिड एंगल इतना हुआ तो इसका जो एरिया है कवर करने का वो कम होगा या ज्यादा होगा, ऑब्वियसली द एरिया गोज इंक्रीजेस एज द सॉलिड एंगल इंक्रीजेस। इफ द सॉलिड एंगल इंक्रीजेस then the overall lumens of that particular LED bulb gets increased. That means the lumen of that a particular bulb gets increases. तो ये बात हुई ल्यूमेन की। तो ल्यूमेन का फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, कैंडल पावर ऑफ ए सोर्स इनटू सॉलिड एंगल, ठीक है ना। अब देखो ल्यूमेन को हम कैंडल पावर को किससे डिनोट कर रहे हैं, CP से, और सॉलिड एंगल आप जानते ही हो क्या है हमारा, ओमेगा। तो ल्यूमेन का फॉर्मूला क्या बन के आया बच्चों, CP इंटू ओमेगा। बात समझ में आई। चलो अब इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो इसकी यूनिट होती है ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स, और समटाइम्स इट मे बी रिटन एज ए लक्स। लक्स वो साबुन नहीं है,
जो पहले एक लक्स साबुन बड़ा अभी भी चलता है, लेकिन वो एक ऐड आता था बहुत साल पहले, अब तो पता नहीं आता होगा, है ना। तो लक्स वो वाला नहीं है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, दैट इज लक्स। तो आप याद रख सकते हो LU लास्ट का टर्म लक्स, तो ये हो गई लक्स। तो ये हो गया बात ल्यूमेन की। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए हम आगे बात करते हैं कैंडल पावर की। जो हमने टर्म यूज किया कैंडल पावर ऑफ ए सोर्स, कि कोई भी सोर्स है उसकी कोई पर्टिकुलर पावर होती है। जैसे मैं बात करूं, आपका कोई भी मोटर होता है, कोई भी लोड होता है, कोई भी रेजिस्टेंस होता है, तो कोई भी कंपोनेंट होता है, अपन कहते हैं ना कि इसकी 100 वॉट है, 150 वॉट का है वॉट, है ना। तो उसी तरह कैंडल पावर की जब बात होती है तो कैंडल पावर का फॉर्मूला वहां से आप क्या निकाल पाओगे, कैंडल पावर इज बेसिकली ल्यूमेन, मैथमेटिकली बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ल्यूमेन अपॉन सॉलिड एंगल। तो किसका फॉर्मूला, Cp का क्या होगा, ल्यूमेन पर ओमेगा। तो इसकी यूनिट, कैंडल पावर की यूनिट क्या हो गई, ल्यूमेन और स्टेरेडियन कैंडला, क्या हो गई, ल्यूमेन और स्टेरेडियन कैंडला। और सिंपली मैं बात करूं, Cp की बात हो रही है, तो ल्यूमेन की आपको ये याद रखना है, Cp निकालना है, तो ल्यूमेन बाय ओमेगा। तो ल्यूमेन की क्या है, ऐसे देखो, ऐसा है यूनिट, ल्यूमेन इसकी है और स्टेरेडियन, तो ल्यूमेन बाय स्टेरेडियन, और सिंपली वी कैन से यहां पे इस तरह से लिखिएगा कैंडला। बात समझ में आई, ल्यूमेन बाय ओमेगा की यूनिट क्या है आपकी, स्टेरेडियन। अब आगे चलते हैं, द नेक्स्ट टर्म इज इल्यूमिनेशन। क्या है, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को हम डिनोट करते हैं E से, कैपिटल E से। अब इल्यूमिनेशन का अल्टीमेटली काम जो अभी मैंने आपको बताया कि था कि जो लाइटनिंग है, तो इल्यूमिनेशन का जो फॉर्मूला आपका बन के आएगा वो बनेगा ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सोर्स है वो कितना ल्यूमेन, मतलब इंटेंसिटी लाइट की दे रहा है, दैट इज जो ल्यूमेन है, जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, अपॉन उस पर्टिकुलर एरिया में। तो कहने का मतलब यह है, अगर सपोज मानिए ल्यूमिनस फ्लक्स ज्यादा हुआ और एरिया कम हुआ, तो अल्टीमेटली जो E है वो बहुत ज्यादा होगा। और मान लीजिए ल्यूमिनस फ्लक्स तो ठीक है, लेकिन एरिया भी बहुत बड़ा है, तो एरिया बड़ा होगा तो जो E की वैल्यू है लुमिनस इल्यूमिनेशन, मतलब जो वहां पे लाइट की इंटेंसिटी है, जो लाइटनिंग अरेंजमेंट है, वो कैसा हो जाएगा, डिम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा। तो लुमिनस फ्लक्स को हम फाई से भी डिनोट करते हैं, और एरिया ए। तो आपका लुमिनस फ्लक्स आप जानते हो अगेन क्या है, ल्यूमेन ही है, तो क्या हो गया, Cp इंटू ओमेगा। तो Cp इंटू ओमेगा क्या हो गया, एरिया हो गया, है ना। और देखो ये यहां पे एक मिस्टेक हो गई है, यहां पे आपको बस ये याद रखना है, दैट इज ल्यूमिनस फ्लक्स, और ये यहां पे हमको ये याद रखना है, दैट इज लक्स, ठीक है ना। तो ये यहां पे मैं ब्रैकेट में लक्स लिख देता हूं ना। तो लक्स किसकी होगी, इल्यूमिनेशन की यूनिट हो गई लक्स। तो ये बात हुई किसकी, इल्यूमिनेशन की। चलो अब देखिए हम बात करते हैं ब्राइटनेस की। किसकी बात हो रही है, ब्राइटनेस आप जानते हो, जैसे आप फोन के अंदर अपनी ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, तो उसी तरह किसी भी सरफेस एरिया की ब्राइटनेस होगी। तो ब्राइटनेस का बात करें तो L, तो किससे डिनोट किया हमने, L से। तो जो इसका फॉर्मूला बन के आता है L इज इक्वल टू आई। आई क्या है हमारा, आई क्या था, अभी बात करेंगे। आई है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कि वहां पे जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपॉन ए, वही एरिया। और कॉस थीटा क्या होता है कि वो पर्टिकुलर उस एंगल के लिए जो थीटा सबटेंड हो रहा है, वो जो उसका कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा एरिया का, तो उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्राइटनेस। और आई क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये कुछ टर्म्स थे हमारे किसके, ब्राइटनेस के, इल्यूमिनेशन के, कैंडल पावर, ल्यूमेन, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, इल्यूमिनेशन के। अब बात करते हैं, हमने 3 टर्म पढ़ी, द इंपॉर्टेंट वन, ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन, और एक टर्म पढ़ रहे हैं हम ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो इनके बीच का हम रिलेशन जानना चाहेंगे। अब इधर देखिए, आई, ई और एल के बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। और ब्राइटनेस की यूनिट तो आप देख ही पा रहे होंगे, आई की यूनिट क्या हो गई, कैंडला,
आई की यूनिट होती है कैंडला, कैंडला पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई, ब्राइटनेस की। अब इधर देखो मैं बात करता हूं एल, एल क्या है हमारा, आई अपॉन मान लीजिए फॉर ए पर्टिकुलर एंगल कॉस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या, पाई आर स्क्वायर, ए का मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया, तो एल इज इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर। ई हम जानते हैं क्या है, लुमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया, तो लुमिनस फ्लक्स मतलब सीपी इंटू ओमेगा अपॉन एरिया। यहां पे देखिए यहां पे बात हो रही है इसकी, तो आई इज इक्वल टू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर पे अपन देखो इधर देखो आप Cp इंटू आई, ये यहीं से चल रहे हैं, Cp इंटू ओमेगा क्या है हमारा अल्टीमेटली इंटेंसिटी, और जो एरिया है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। किसकी बात हो रही है, जब बात कर रहे हैं कौन से, इस वाले एरिया की, जो हमारा ये वाला जो एरिया है ये वाला, तो यहां पे अपन क्या है कि सॉलिड एंगल आ गया, सॉलिड एंगल मतलब स्पेयर का एरिया, तो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कटा तो आंसर क्या है आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो तो ई का जो फॉर्मूला क्या आ गया, आई अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे मैं पाई नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो गया पाई। अब जो ये पाई है ये फॉर्मूला किसका बना, आई अपॉन पाई स्क्वायर एल का, तो फॉर्मूला क्या बन गया पाई एल, तो मैं लिख सकता हूं ई इज इक्वल टू पाई एल इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन है आई ई एन एल। तो ये आपको जस्ट याद रखना है, आप डेरिवेशन ना याद रखो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये याद रहे तो दैट इज बेनिफिशियल, और ये सब यूनिट्स तो आपको याद रहनी ही चाहिए। तो ये बात हुई इल्यूमिनेशन, तो पहले आप इतना लिख लीजिए। तो पॉज करके आप लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो फर्दर अपना यूईपी का जो आगे के टॉपिक्स हैं वो अपन आगे कंसीडर करेंगे। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।